गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। इसका जो सेकंड चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोगों ने 2 लेक्चर्स लगाए हैं और माय डियर स्टूडेंट ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं तो बात करने वाले हैं पाउल एरिस का, जो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस अबाउट द इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए, इसकी बात हम लोग करेंगे और देखेंगे एस्टिमेट्स क्या है जो स्पीशीज एक्सटेंशन हुआ है और लॉस एंड काजेस क्या होते हैं बायोडायवर्सिटी के। तो मेन काजेस क्या है, किसकी वजह से बायोडायवर्सिटी का लॉसेस हो रहा है, इन सभी रीजंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट्स को जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं सबसे पहले चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों चैनल को तो इसी तरीके से आपको लगातार मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। देखिए जब भी आप एनसीईआरटी में ये चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी में शुरू में ही करीब 5 to 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी चाहिए तो क्यों इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम स्टेबल चाहिए तो क्यों इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी चाहिए, इस सारे फैक्ट्स को आज हम लोग इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि इकोसिस्टम स्टेबल होगा कब, इकोसिस्टम विल बी स्टेबल इन फ्लक्चुएशंस ऑफ कंडीशन ड्यूरिंग एडाप्टेशन। एग्जांपल इन केस ऑफ बायोमास चेंजेस इन एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीशीज। कहता है तभी इकोसिस्टम स्टेबल होगा जब उसमें किसी तरीके का फ्लक्चुएशन उस समय ना हो जिस समय ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एडाप्टेशंस किया जा रहा हो। जब नए ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में आते हैं यस और उस इकोसिस्टम्स के अनुसार अपने आप को एडाप्ट करवाते हैं, अनुकूलता लाते हैं, तो उस समय अगर फ्लक्चुएशंस नहीं है, फ्लक्चुएशंस किसके रेफरेंस में, फ्लक्चुएशन डिफरेंस में, बायोमास के रेफरेंस में, यस कुछ स्पीशीज के रेफरेंस में, अगर वहां पर फ्लक्चुएशंस नहीं है तो वो इकोसिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। क्या कह रहा है फिर से देखिए इसको कि इकोसिस्टम विल बी स्टेबल इन फ्लक्चुएशन ऑफ कंडीशन ड्यूरिंग एडाप्टेशन in case of biomass changes in extension of some species। मतलब अगर किसी इकोसिस्टम को स्टेबल होना है तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, प्रोडक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, एडाप्टेशन अगर कोई ऑर्गेनिजम्स का वहां पर हो रहा है इकोसिस्टम में तो फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से वो वहां पर उस एनवायरनमेंट्स को एडाप्ट करा पाए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कर पाए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर हम बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर कई स्पीशीज एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रही हैं। यस हम बोलते हैं अगर नंबर ऑफ स्पीशीज हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे को इंटरैक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं फायदा या नुकसान पहुंचाती हैं और एक इकोसिस्टम को बनाती हैं। तो यदि हम बोले कि अगर एक स्टेबल कम्युनिटी है तो एक स्टेबल कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स को ये होता है कि शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब हर साल प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन वहां पर नहीं शो होना चाहिए, तभी कम्युनिटी स्टेबल रहेगी। मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट हम मानते हैं लगातार मान लो 3 साल है तो पहले साल पता चला प्रोडक्टिविटी हम मान लेते हैं 50 थी तो सेकेंड में प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा 51 हो जाए, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी 51 से 60 हो गई तो हम बोलेंगे काफी फ्लक्चुएशन कर गया। थर्ड में अगर हम बोले थर्ड ईयर तो पता चला जो प्रोडक्टिविटी 50 थी 51 है, ज्यादा से ज्यादा
50 आ जाए फिर आ जाए, तो हम बोलेंगे जो फ्लक्चुएशन है प्रोडक्टिविटी का वो ना के बराबर है। तो अगर इस तरीके का फ्लक्चुएशन है, मतलब जो ना के बराबर फ्लक्चुएशन है, तो हम वहां पर देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो वहां पर स्टेबल आपको देखने को मिलेगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जहां पर कम्युनिटी है, जिस इकोसिस्टम में कम्युनिटी है, वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन किसमें नहीं होना चाहिए बच्चों? प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए ईयर टू ईयर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रिसाइलेंट टू ऑकेजनल डिस्टरबेंस। भाई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि स्टेबल कम्युनिटी में दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी कि या तो ये रेजिस्टेंट होगी या ये बिल्कुल विदाउट डिस्टरबेंस रहेगी। अगर कोई अचानक कोई डिस्टरबेंस उस कम्युनिटी में होता है और वो डिस्टरबेंस नेचुरल भी हो सकता है और वो डिस्टरबेंस मैन मेड भी हो सकता है, और इसको एंड इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। कोई एलियन स्पीसीज अगर उस कम्युनिटी में इंटर करती है तो भी उसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क ना पड़े, ये शो करेगा कि यस ये जो कम्युनिटी है ये स्टेबल कम्युनिटी है। तो स्टेबल कम्युनिटी का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि अगर कोई ऑकेजनल डिस्टरबेंस होता है, चाहे वो नेचुरल हो या वो मैन मेड हो, या कोई एलियन स्पीसीज उस कम्युनिटी में इन्वेज करती है, आती है, तो भी इसमें किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो, रिसाइलेंट रहे, तो हम बोलेंगे कि इस तरीके की कम्युनिटी कैसी होगी? स्टेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डेविड टिलमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि भाई जहां पर डायवर्सिटी वहीं पर आपको इंक्रीज मिलेगी जहां पर प्रोडक्टिविटी हायर होगी। निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर वहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर ज्यादा हैं तो प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से ज्यादा होगी, और जहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे मतलब जहां पर भोजन होगा वहीं पर आपको प्राइमरी कंज्यूमर मिलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर मिलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर मिलेंगे, टॉप कार्निवोरस मिलेंगे। तो निश्चित रूप से वहां पर कम्युनिटी भी आपको स्टेबल मिलेगी, वहां पर इकोसिस्टम भी आपको स्टेबल मिलेगा। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेविड टिलमैन क्या बता रहे हैं? डेविड टिलमैन ये कह रहे हैं कि भाई मैंने वहीं पर डायवर्सिटी इंक्रीज देखी है जहां पर हायर प्रोडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन होता है। उन्होंने क्या कहा? डेविड टिलमैन फाउंड दैट द प्लांट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। जहां पर ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास में ना के बराबर होता है, वहां पर जो डायवर्सिटी है वो आपको ज्यादा मिलेगी, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलेंगी। अर्थात अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वहां वो इकोसिस्टम भी स्टेबल होगा और कम्युनिटी भी स्टेबल होगी। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है डेविड टिलमैन। तो चलिए बच्चों यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोग ने समझे, चलिए थोड़ा सा और पॉइंट्स देखते हैं। यस, अब हम बात करेंगे पाउल एहरिच जो कि स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है। स्टैनफोर्ड आपका कंट्री का नाम है, यस, और इकोलॉजिस्ट है ये पाउल एहरिच। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है। रिवेट का मतलब होता है नट, जो नट बोल्ट होते हैं ना, जो लोग कसते हैं, नट बोल्ट। और पॉपर का मतलब होता है नट बोल्ट को उखाड़ना, पॉपर का मतलब होता है उखाड़ना। हाइपोथेसिस, नट बोल्ट की उखाड़ने की हाइपोथेसिस क्या है? इसको इस हाइपोथेसिस के माध्यम से ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि कोई एक इकोसिस्टम कब स्टेबल बना रहता है, कब अनस्टेबल हो जाता है, और कब ये संभावना हो जाती है कि अब ये इकोसिस्टम कब ये खत्म हो जाएगा, कब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा अचानक। इन सभी को समझाने का प्रयास साइंटिस्ट ने किया है, और इस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं पाउल एहरिच का स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। देखिए बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक एरोप्लेन का फिगर दिखाया गया है। इस एरोप्लेन को आप ये मान सकते हैं कि एक तरीके का इकोसिस्टम है। क्या है ये? प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर रहा है और ये हवा में प्रॉपर तरीके से उड़ रहा है।
अब जिस तरीके से इस प्लेन को बनाया गया है, आपको पता है यहां पर हजारों लाखों छोटे छोटे नट बोल्ट्स का प्रयोग किया गया होगा। यस, खिड़की के शीशा को कसने के लिए, अंदर जो यात्रियों के बैठने की सीट है उनको कसने के लिए, इसके जो पर है उसको कसने के लिए, इसमें जो इंजन्स लगे हैं इनको कसने के लिए, इवन यहाँ पर जो पायलट बैठते हैं उनकी जो विंडो सीट है इसको कसने के लिए छोटे छोटे जो है रिवेट्स का यूज किया गया होगा। हम यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एरोप्लेन है ये एक इकोसिस्टम है। एक एयरप्लेन को हमने क्या कंसीडर किया? इकोसिस्टम कंसीडर किया। और हम ये कंसीडर करेंगे कि जिस तरीके से इस प्लेन के सारे पुर्जों को जोड़ के एक इकोसिस्टम बनाया गया है, ठीक वैसे ही पुर्जों को जोड़ के प्लेन बनाया गया है, ठीक वैसे ही एक इकोसिस्टम का भी निर्माण होता है जिसमें बहुत सारी की स्पीसीज होती हैं जो एक इकोसिस्टम को बनाने में और उसको स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर हमने क्या किया? एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम कंसीडर किया और जिस तरीके से एक प्लेन में सभी पार्ट्स को हम ज्वाइन करा देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि जिस तरह से यहां पर हमने रिवेट्स लगाए हैं तो रिवेट्स को कंसीडर कर लीजिए कि ये वो स्पीसीज हैं। यस, तो की स्टोन स्पीसीज और कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी इस इकोसिस्टम में जो की स्टोन होती है, मतलब मील का पत्थर होती है। अगर वो स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट कर गई तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो बच्चों कि जब भी ये प्लेन हवा में उड़ता है तो हमें बोलते हैं कि अपनी प्रॉपर ये फंक्शनिंग में है, ऊंचाई में उड़ रहा है। अब इस सिंपल सी बात सोचिए कि जैसे एयरप्लेन उतरा है ना, और यहाँ पर कुछ यात्रियों ने क्या किया कि जिस सीट पे बैठे थे उसके एक एक नट खोल के अपने घर लेके चले गए। अब ये जब दोबारा ये जो प्लेन है जब आसमान में उड़ेगा तो क्या इसके उड़ान में क्या कोई प्रॉब्लम्स होगी? नहीं, अभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि अभी वो रिवेट्स को प्रॉपर किया गया, उन रिवेट्स को उखाड़ा गया है जो अभी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा, काफी नट अंदर से गायब हो गए, लेकिन अभी भी एयरप्लेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या? कुछ समय के बाद आप ये देख रहे हैं कि जो खिड़कियां लगी हुई हैं, इन खिड़कियों को भी नट से, खिड़कियों के जो शीशे हैं उनको नट से कसा गया होगा। जैसे यहाँ पर जो पायलट बैठता है इसके विंडो को भी नट से कसा गया होगा। आप सिंपल सी बात सोचिए कि अगर कोई नट यहां पर है और आप यहां पर इस खिड़की के नट को अगर आप निकाल लेते हैं और अब जब ये प्लेन आसमान में उड़ेगा और ये नट यहां पर नहीं है तो ये सील्ड क्या हो जाएगी? ये शीशा बाहर आ जाएगा और बहुत सारा हवा इसके अंदर जाने लगेगी। इससे क्या होगा कि ये जो प्लेन है, प्लेन की जो उड़ान है वो डिस्टर्ब होगी और हो सकता है मे बी कि ये प्लेन क्रैश हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो छोटे छोटे रिवेट्स लगे थे वो की स्टोन की तरह थे, वो मुख्य स्पीसीज थी। अगर इन स्पीसीज को हटा दिया जाए तो सिंपल सी बात हम कहेंगे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम धड़ाम हो जाएगा। इसी को समझाने का प्रयास किया है पाउल एहरलिच ने इस कॉन्सेप्ट ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक एयरप्लेन इकोसिस्टम की तरह काम करता है, अर्थात बहुत सारे रिवेट्स को हम प्लेन के छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ के पूरा प्लेन बना देते हैं, ठीक वैसे ही जब एक इकोसिस्टम बनता है तो वहां पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी स्पीसीज मिलकर पूरे इकोसिस्टम को बनाती है और उस इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज की स्टोन की तरह काम करती हैं और जब तक वो स्पीसीज बनी हुई है तब तक ये इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से रन करता है। लेकिन जब भी की स्टोन पर खतरा मंडराता है तो फाइनली जो हाल इस प्लेन का होगा ठीक वही इकोसिस्टम का हाल होगा और फाइनली पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। इसको समझाने का प्रयास किया है पाउल एहरलिच ने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है बच्चों कि उस इकोसिस्टम से जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर रही है वो कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि हर एक स्पीसीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस हर एक इकोसिस्टम पे होती है। भले ही हमने जो यात्रियों जिस सीट में बैठ रहे थे उन्होंने वहां का रिवेट्स को हटाया, लेकिन निश्चित रूप से अंदर की जो सीट है वो तो हिलने स्टार्ट हो जाएगी ना, उतना कंफर्ट तो नहीं होगा।
तो भले ही उस प्लेन को क्रैश कराने के लिए वो जो फंक्शनिंग थी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिस्टरबेंस तो वहां से स्टार्ट होता है। इसलिए किसी भी इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाए, कैसे क्या कारण होते हैं कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है, उन सारी फैक्ट्स को आगे की स्लाइड्स में हम लोगों को समझना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। चलिए बच्चों, अब जिन फैक्ट्स की हम लोगों को बात करनी है, ये हमें समझना है कि बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, क्यों बायोडायवर्सिटी का लॉस लगातार हो रहा है। दूसरा, जरा वो स्पीशीज का एस्टिमेट हम देख लेते हैं जो अभी तक एक्सटिंक्शन जिनका हो चुका है, विलुप्त हो चुकी हैं हमारी इस दुनिया से। और तीसरा, लॉस का कारण क्या है और कौन से कारण है बायोडायवर्सिटी के लॉस के। तो इन तीन हेडिंग्स के तहत अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया बच्चों, ये बताया गया कि पिछले 20 सालों में, लास्ट 20 इयर्स में, पिछले 20 सालों में अकेले alone have witnessed the disappearance of 27 species। सिर्फ पिछले 20 सालों में 27 ऐसी स्पीसीज हैं जो इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्शन जिसका हो चुका है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये जो एक्सटिंक्शन है अक्रॉस टैक्सा, ये नॉट रैंडम, ये अचानक या रैंडम नहीं हुआ, बट बाई पैटर्न, इसको एक्सटिंक्शन होने में एक पैटर्न शामिल होता है। और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं रिलेटेड स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट इन नेक्स्ट टाइम। मतलब मान लीजिए दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज ए है और दूसरी बी स्पीशीज है। अब आप समझिए सिंपल सी बात कि मान लेते हैं बी जो स्पीशीज है वो प्लांट है, ठीक है, और जो ए स्पीशीज है ये बी प्लांट जो है, जो प्लांट स्पीशीज है, ए स्पीशीज उसके लिए पॉलिनेटर का काम करती है। क्या काम करती है, पॉलिनेटर का काम करती है। मतलब पॉलिन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ले जाती है। और ये जो पॉलिनेशन है वो स्पेसिफिक होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। मतलब यही जो स्पीशीज ए है वो प्लांट जो बी है स्पीशीज है उसके पॉलिनेशंस के लिए ए स्पीशीज का होना जरूरी है। अब सिंपल सी बात सोचिए, कोई एक इकोसिस्टम है और वहां पर ये जो ए स्पीशीज है किसी वजह से, चाहे हम मान लें नेचुरल्स की वजह से या मैन मेड डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर ये स्पीशीज गायब हो जाती है तो अगला नंबर बच्चों किसका होगा, अगला नंबर इस प्लांट की स्पीशीज का होगा जो स्पीशीज पूरी तरीके से डिपेंड थी इस स्पीशीज के पॉलिनेशन पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीशीज नेचर में एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो रैंडमली नहीं हो रही हैं, उसमें आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर एक स्पीशीज गायब हो गई है तो उस स्पीशीज पे जो दूसरी स्पीशीज निर्भर थी अब उसका नंबर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये जो पॉइंट्स कहा जा रहा है कि बट ये रैंडमली नहीं होती, बाय पैटर्न्स के द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब जो अगला नंबर होगा वो जो इन स्पीशीज से रिलेटेड स्पीशीज थी वो स्पीशीज गायब हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, मास एक्सटेंशन की बात करें, तो अभी तक 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं। और आप इस प्रेजेंट टाइम में जो एक्सटेंशन चल रहा है बच्चों, इसका नंबर है 6। ये 6 एक्सटेंशन है बच्चों, जो मास एक्सटेंशन है ये। और प्रेजेंटली इसका जो प्रोग्रेस है वो पहले वाले एक्सटेंशन से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इसका रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली जो प्रोग्रेस में है वो डिफरेंट है पुराने जो 5 एपिसोड्स हो चुके हैं एक्सटेंशन की। क्यों अलग है? क्योंकि इसका रेट, इसकी जो दर है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। जो करंट स्पीशीज का जो एक्सटेंशन रेट है वो आज पहले जो 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं उनसे 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। आप समझ सकते हैं कि जो 6 एक्सटेंशन है बच्चों, लगभग कितना 100 से 1000 गुना तेज तरीके से एक्सटेंशन हो रहा है, इसलिए ये अलग है। फास्टर देन
in the pre-human times and our activities are responsible for the faster rate. माइंड में चीज आती है कि ऐसा क्यों है, क्यों ये 100 से 1000 गुना ज्यादा है पिछले मास एक्सटेंशन से। इसका सिंपल सा रीजन है और वो रीजन है हम। कौन रीजन है? रीजन है हम। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो इतनी तेजी से एक्सटेंशन हो रहा है। आपको पता है पूरा अमेज़न का जंगल जो 20% ऑक्सीजन इस पूरी दुनिया को देता है, आज उन जंगल्स को हम क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं सोयाबीन की खेती करने के लिए। एक तरीके से हम जिस डाल पे बैठे उस डाल को ही काट रहे हैं, इसको हमें समझना होगा। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अगर हम एनसीईआरटी के डाटा पर अगर आप फोकस करें बच्चों, तो यहां पर कुछ ऐसे डाटा दिए गए जैसे इन्होंने कहा कि जो 15,500 स्पीसीज हैं इस पूरी दुनिया में, आज वो फेस कर रही हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वो कब इस दुनिया से विलुप्त हो जाएं आपको पता ही नहीं, एक्सटिंक्शन की कगार पर है। कितनी? 15,500 स्पीसीज। देखिए जिसमें से 12% आप देखिए सभी बर्ड की स्पीसीज हैं, 23% आप देखिए मैमल्स की स्पीसीज हैं, 32% आपकी एम्फीबियन की स्पीसीज हैं और 31% आपको जिम्नोस्पर्म स्पीसीज मिलेंगी इस पूरी दुनिया की। आज ये इतनी खतरनाक कंडीशंस पे हम लोग बैठे हुए हैं। अगर ये स्पीसीज गायब हो गए तो निश्चित मानिए कि चूंकि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिलेटेड है तो आने वाला समय ह्यूमन का भी आ सकता है। अगर हम इसी तरीके से नेचर को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो अगला नंबर निश्चित रूप से ह्यूमन का होगा। तो अभी भी समय है, समझ जाइए, हमें अपने चारों ओर अपने नेचर्स को प्रोटेक्ट करना है, हरे पेड़ों को काटने से बचाना है और जीवन में एक जरूर आप बच्चों प्रण लीजिए कि हर साल जब भी आपका बर्थडे आता है आप अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाइए। जब आपकी एज 40 साल 50 साल होगी तब आपको जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने एक छोटा सा प्रयास कि साल में आपने एक पेड़ लगाया है पूरी दुनिया को हरा भरा कर देगा, आपके आसपास के लोगों को हरा भरा कर देगा। और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें बच्चों, आपको पता है IUCN इंटरनेशनल संस्था है और 2004 में जो इन्होंने रेड लिस्ट जारी किया है IUCN में, इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि जो अभी 784 स्पीसीज पिछले 500 सालों में गायब हो चुकी हैं। कितनी? 784 स्पीसीज पिछले 500 सालों में गायब हो चुकी हैं। इन 784 स्पीसीज में अगर आप नजर डालेंगे तो लगभग इसमें वर्टिब्रेट की 338 स्पीसीज हैं और इस वर्टिब्रेट में मोस्टली कौन से हैं बच्चों? एम्फीबियन है। याद रखिएगा इसमें जो 338 स्पीसीज हैं, इसमें से इन 784 स्पीसीज में जो 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट्स की हैं उसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन सी हैं? एम्फीबियन की हैं। सेकेंड, अगर हम देखें तो 359 स्पीसीज 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं और 87 स्पीसीज बच्चों किसकी है? प्लांट्स की। तो अगर इन तीनों फिगर्स को आप मिलाएंगे तो वही आपको फिगर मिलेगा 784 का। अभी जो रिसेंट में स्पीसीज गायब हुई है अगर उसका नाम आप देखें, डोडो, ये मॉरिशस से गायब हो चुका है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था नीट के एग्जामिनेशन में, इसको जरूर पॉइंट माइंड में रखिएगा। सेकेंड, क्वेगा अफ्रीका से गायब हो चुका है। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से गायब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। स्टीलर सी काऊ रसिया से गायब हो चुकी है। और लास्ट है 3 सब स्पीसीज आप देखें किसकी? टाइगर की 3 स्पीसीज जिसका नाम है क्या? बाली, चवान और कैस्पियन। ये 3 स्पीसीज टाइगर की भी गायब हो चुकी है। तो बच्चों आप देखिए कितनी सारी स्पीसीज गायब हो चुकी हैं। ये उन स्पीसीज का नाम है जो भी रिसेंट में है, डोडो, कैगो, थाइलासीन, स्टीलर सी काऊ और 3 सब स्पीसीज किसकी? टाइगर की, बाली, चवान और कैस्पियन। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी एक तरफ नाम दे देते हैं और दूसरी तरफ कंट्री का नाम दे देते हैं, तो आपको मैचिंग कराते हैं कि कौन सी स्पीसीज किस कंट्री से रिलेटेड थी। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कि इफेक्ट क्या होता है अगर डायवर्सिटी का लॉस होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्या
आपको माइनस इफेक्ट देखेंगे। पहला प्रभाव जो आपको दिखेगा कि जो प्लांट के प्रोडक्शन में, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है उसमें आपको डिक्लाइन दिखेगा, मतलब कमी आ जाएगी। सेकंड क्या होगा, रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम हो जाएगा। इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, जैसे अगर सूखा आता है तो जो रेजिस्टेंस पावर होता है किसी इकोसिस्टम का वो लोअर कर जाएगा, रेजिस्टेंस लोअर हो जाएगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी in certain ecosystem process such as plant productivity, water use and pest and disease cycle, इसमें आपको वेरिएबिलिटी दिखने लगेगी। तो ये मेन इफेक्ट होते हैं जब भी डायवर्सिटी का लॉस होगा। तो पहला आपको प्लांट के प्रोडक्शन में डिक्लाइनिंग मिलेगा, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगा और वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी। चाहे हम प्लांट्स के प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस की बात करें, वाटर के यूज की बात करें या पेस्ट और डिसीज साइकिल की बात करें, सब में आपको वेरिएबिलिटी दिखेगी। हो सकता है एक साथ डिसीज आ जाए और कई स्पीशीज का काम ही खत्म हो जाए इकोसिस्टम से, इसलिए डायवर्सिटी को सेव करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर अब हम ये देखने वाले हैं काजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस, द इविल क्वार्टेट्स की बात करेंगे। इविल क्वार्टेट्स का मतलब वो चार कौन से इविल्स हैं जो बायोडायवर्सिटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं कह लीजिए। तो वो चार इविल क्वार्टेट कौन से, जरा समझ लेते हैं। पहला है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट का लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है, मान लो ये जंगल है और इसको हमने काट पीट के बराबर कर दिया, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। या ये जंगल है, इसको यहां से हमने रोडे निकाल दी तो पूरा का जंगल क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट हो गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब भी हमारी जो नीड है अगर वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी जो आवश्यकता है अगर जब लालच में बदल जाती है तो बायोडायवर्सिटी का लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और थर्ड एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जब भी कोई बाहर की स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो हो सकता है वो स्पीशीज वहां की कुछ की स्टोन स्पीशीज को खा पी के बराबर कर दें, जिससे पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। और कोएक्सटिंक्शन, कोएक्सटिंक्शन का मतलब है मान लीजिए दो स्पीशीज हैं जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं, अगर एक स्पीशीज गायब होगी तो दूसरी स्पीशीज भी गायब हो जाएगी। तो ये चार इविल क्वार्टेट है बच्चों। इन इविल क्वार्टेट्स के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बात करेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बच्चों? अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आपको इस सेशन को लाइक करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यस, और अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं बच्चों तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे इस लर्निंग ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है DHC माई एजुकेशन केबिन मीडिया। यहाँ पर आपको प्रॉपर सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।